हो चुका है औपचारिक ऐलान। इसके साथ साथ 13 सीटें पंजाब की वो अलग अलग लड़ने का एक रणनीतिक ऐलान है। और इसके साथ में कल 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश, वहां पर भी मोहर लग जाएगी। ममता बनर्जी के 42 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में मोहर भी लग चुकी है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। तो 181 कुल मिलाकर के सीटें हैं, अलग अलग राज्यवार मैं आपको बताऊंगा, जिसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, गोवा, चंडीगढ़, कुल मिलाकर के 8, जिसमें 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 6 राज्य हैं। तो ये कुल मिलाकर के यहां तक स्थिति साफ हो चुकी है 181 सीटों के ऊपर। और इसके अंदर 40 सीटें जो है वो बिहार की और 48 सीटें महाराष्ट्र की, वो भी तकरीबन आप फाइनल मान करके चलिए। तो इंडिया गठबंधन इस वक्त में बहुमत के आंकड़े को कम से कम सीट शेयरिंग में छू चुका है। अब ये सीट शेयरिंग में अभी तक बीजेपी नहीं आ पाई है। बीजेपी जो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बताने का दंभ भरती है और बताती है कि बहुत जबरदस्त तरीके से उसके पास में आरएसएस का संगठन काम कर रहा है, बीजेपी का कैडर काम करता है, बीजेपी के नेता रणनेता सब कुछ काम करते हैं, लेकिन सीट शेयरिंग पर बात फंसी हुई है। चलिए राज्यवार आपको मैं स्थिति दिखाता हूं। आज जिन 40 सीटों के ऊपर मोहर लग गई है, उसमें से सबसे पहले दिल्ली की 7 सीटें हैं। दिल्ली की 7 सीटें हैं, यहां पर आम आदमी पार्टी 4 पर लड़ेगी, कांग्रेस 3 पर लड़ेगी। तो ये फाइनल हो गया दिल्ली का गणित। एक दिल्ली के गणित में मैं आपको दिलचस्प चीज बताता हूं। पहली बार ऐसा होगा दिल्ली के अंदर कि कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार, वो कांग्रेस पार्टी के लिए वोट नहीं डालेगा। पहली बार ऐसा होने वाला है, क्योंकि जो नई दिल्ली की सीट है जहां पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी का वोट डलता है, वो सीट आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई है। और गठबंधन धर्म निभाते हुए आम आदमी पार्टी को ही जो है वो वहां पर वोट करना होगा, गांधी परिवार को। तो पहली बार आजादी के बाद में ये पहली बार ऐसा होने वाला है। आजादी के बाद जब से चुनाव चलते हुए आ रहे हैं, तब से लेकर के अभी तक गांधी परिवार ने हमेशा कांग्रेस के सिंबल को वोट डाला है। लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि कांग्रेस का वहां पर कैंडिडेट नहीं होगा और गांधी परिवार जो है वो वहां पर आम आदमी पार्टी कैंडिडेट को वोट डालेगा। तो एक बड़ी जानकारी, एक रोचक जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। अब इसके बाद में दूसरी जो है बड़ी स्टेट आ जाइए आप गुजरात के अंदर। गुजरात में 26 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी 2 सीट पर लड़ेगी, कांग्रेस यहां पर 24 सीटों पर लड़ेगी। हरियाणा के अंदर 10 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी 1 सीट कुरुक्षेत्र की सीट पर लड़ेगी, बाकी 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। गोवा की 2 सीटें हैं, 2 की 2 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी और आम आदमी पार्टी ने पहले 1 सीट पर जो अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया था वो वापसी ले रहे हैं। चंडीगढ़ की 1 सीट है और 1 सीट वो कांग्रेस के खाते में चली गई है, अभी वो सीट बीजेपी के पास में है। तो ये 40 सीटें हैं जिन पर आज औपचारिक तौर पर ऐलान हो गया। औपचारिक तौर पर ऐलान करते हुए आज जो है वो दिल्ली में ऐलान हुआ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर, और इसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुकुल वासनिक मौजूद थे, अरविंदर सिंह लवली मौजूद थे, दीपक बबरिया मौजूद थे, हरियाणा के प्रभारी हैं जो, और आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी और उनके सांसद संदीप पाठक और दिल्ली के मुख्यमंत्री सौरभ भारद्वाज मौजूद थे। 3 नेता जो है मौजूद रहे और यहां पर 40 सीटों की औपचारिक दिल्ली के अंदर आज मोहर लग गई। अब कल एंट्री होने वाली है अखिलेश यादव की। इसके साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि 40 सीटों पर तो आज मोहर लगी गई है। 13 सीटें पंजाब की ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ेंगी। ये आपस में अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि हम यहां पर साथ में लड़ेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा, हम अलग अलग लड़ेंगे तो फिर हमें ही फिर जो है वो आपस में अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि कहां पर कौन सी सीट पर किसको जो है वो ज्यादा मजबूत उम्मीदवार उतारना है और किसको कहां पर क्या उतारना है, वो एक रणनीतिक तौर पर एक समझौता वहां पर हुआ है। अब कल एंट्री होगी उत्तर प्रदेश के आगरा में अखिलेश यादव की और राहुल गांधी की। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और
बीजेपी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में समझौता हुआ 63 और 17 का। 80 सीटें कुल हैं, 63 और 17 का समझौता हुआ है। आज प्रियंका गांधी मुरादाबाद में आई। मुरादाबाद की सीट पर कांग्रेस पार्टी जो है वो दावा कर रही थी कि मुरादाबाद की सीट हमें दी जाए। एक चर्चा यह भी चली थी कि मुरादाबाद प्रियंका गांधी की ससुराल है तो वो मुरादाबाद से लड़े, लेकिन ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई। समाजवादी पार्टी के सांसद है वहां पर एसटी हसन। पिछली बार कांग्रेस ने वहां से इमरान प्रतापगढ़ी को उतारा था और इमरान प्रतापगढ़ी वहां पर हार गए थे, और मुरादाबाद से एसटी हसन समाजवादी पार्टी के उस वक्त में सपा बसपा का गठबंधन था, वो जीत गए थे। लेकिन इस बार ये दोबारा से जो है वो एसटी हसन उतारती हैं या कोई नया चेहरा लेकर के आते हैं, इस समाजवादी पार्टी के पास में सीट चली गई है। और बगल की जो सीट है, मुरादाबाद के बगल की सीट है अमरोहा। अमरोहा की सीट पर अभी मौजूदा सांसद हैं दानिश अली, जो कि बीएसपी के सांसद हैं, लेकिन बीएसपी ने उनको बाहर निकाल दिया। अब बहुत संभावना यह है कि दानिश अली जो है वो कांग्रेस के साथ में आ जाए और कांग्रेस उनको दानिश अली को फिर से टिकट दे दे और दानिश अली को ही जो है वो वहीं से लड़ाने का काम करे। तो एक संभावना जो है ये भी बताई जा रही है। अब इसके बाद में आगरा में कल राहुल गांधी और अखिलेश यादव जब मौजूद रहेंगे तो क्या कुछ वो कहते हैं, एक बड़ी जो है वो रैली को भी हो सकता है संबोधित करें, तो वहां पर क्या कुछ कहते हैं अखिलेश और राहुल गांधी, यह अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। और इसके साथ साथ जो है वो पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल की 42 सीटें, वहां पर भी 36 और 5 के साथ में अब गठबंधन हो गया है। तो यानी कुल मिलाकर के 181 सीटें, वहां पर आंकड़े 7 सामने हैं। कुछ पर औपचारिक ऐलान हो गया है, कुछ पर औपचारिक ऐलान 1 या 2 दिन में होता हुआ चला जाएगा। इसके बाद नंबर आएगा बिहार का, इसके बाद नंबर आएगा महाराष्ट्र का, जो बड़े राज्य हैं जहां पर पेच है। बाकी जगह पर कोई पेच नहीं है, बाकी जगह पर जो है वो समाजवादी पार्टी को 1 सीट मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी देगी, ये भी खबर है। हरियाणा के अंदर समझौता हो ही चुका है, पंजाब में भी हो ही चुका है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश बाकी है, राजस्थान बाकी है। राजस्थान में जो है वो कुछ सीटों पर जो है वो कांग्रेस पार्टी ही क्षेत्रीय पार्टियों के साथ में 1-2 समझौता कर सकती है। तो तकरीबन अब तस्वीर इंडिया गठबंधन की साफ है, और बीजेपी अभी तक कहां है, यह सवाल है। बीजेपी अभी तक जो है वो सीटों के लिहाज से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है। 38 सीटें, 38 जो है वो पार्टियां हैं, और 38 पार्टियों में कैसे घमासान को कैसे अमित शाह, नरेंद्र मोदी मिलकर के साधेंगे, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि बिहार के अंदर जीतन राम मांझी, पहले ही जीतन राम मांझी जो है 36 के आंकड़े में चल रहे हैं। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान का वहां पर उनको अपने साथ में साधना, उपेंद्र कुशवाहा को साधना, और उसके बाद में ओम प्रकाश राजभर भी बिहार के अंदर सीटें मांग रहे हैं। तो बिहार की एक अपनी अलग खिचड़ी पक रही है, और नीतीश कुमार को साथ लेकर के आए हैं, तो नीतीश कुमार को भी सीटें देना है। कैसे होगा ऐसे में? तो बीजेपी के लिए मुश्किल ज्यादा है, बीजेपी के लिए मुसीबतें ज्यादा हैं। और बीजेपी के लिए एक मुसीबत यह भी है कि जो उनके सांसद है, जो सिटिंग सांसद हैं, उनको कैसे एडजस्ट करेंगे। उनके खिलाफ अपने आप में एक भारी एंटी इनकम्बेंसी है, तो उनको कैसे एडजस्ट करेंगे, ये एक अपने आप में सवाल है। और इसके बाद में फिर महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार, शरद पवार, फिर अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और बीजेपी का अपना कुनबा, तो कैसे वहां पर सबको साधेंगे, कैसे सबको वहां पर जो है वो एडजस्ट करेंगे, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल। और इसके बाद में जो है फिर अगर आप आएंगे तो बीजेपी के लिए मुश्किल जो खड़ी होती है, वो मुश्किल खड़ी हो रही है पंजाब के अंदर भी, क्योंकि पंजाब में बीजेपी और अकाली दल का अभी तक समझौता नहीं हो पाया, गठबंधन नहीं हो पाया, और फिर किसान आंदोलन चल रहा है, तो वैसे ही बीजेपी वहां पर मुसीबत में है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत है। हरियाणा के अंदर आएंगे तो हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी में कैसे समझौता होगा, यह अपने आप में सवाल खड़ा है। बीजेपी और जेजेपी कैसे करेगी, क्योंकि जेजेपी अपने 10 कैंडिडेट उतारने की तैयारी में है, उनको पता है कि समझौता नहीं होगा यहां पर। तो ये सारे अपने आप में सवाल खड़े हैं, और सवाल यही है कि 181 सीटों पर इंडिया गठबंधन अगर लीड कर रहा है तो बीजेपी कहां पर है।
बीजेपी आखिरकार जो है वो अभी तक सीट शेयरिंग क्यों नहीं कर पा रही है, कहां पर जो है वो पेच फंसा हुआ है। एक जो है बीजेपी के खेमे से खबर ये आ रही है कि बीजेपी जो 150 सीटों के ऊपर हारी थी 2019 के अंदर, उन 150 सीटों के ऊपर बीजेपी अपने कैंडिडेटों की घोषणा कर सकती है, जिस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर किया था। तो मध्य प्रदेश के तरीके से ही टिकट काट देना, फिर जो है वो किसी विधायक को सीट दे देना या पूर्व सांसद को सीट दे देना, सीटिंग से सांसद को हटा देना, या बड़े नेताओं को लड़ा देना, या संगठन के बड़े नेताओं को उतार देना, इस तरह से जो है वो 150 सीटों के ऊपर पहली लिस्ट बीजेपी हो सकता है जारी करे। लेकिन गठबंधन के साथियों के साथ में जहां पर पेंच फंसा हुआ है, वहां पर बीजेपी अभी तक क्यों डाउन है, यह बड़ा सवाल है। और इसके बाद में एक सवाल यह खड़ा होता है कि क्या अंदर खाने बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसीलिए जो है वो सीट शेयरिंग बीजेपी नहीं कर पा रही है। एक बड़ा सवाल जो है वो इस वक्त में ये है। और इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से जयंत चौधरी को साथ लिया उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर भी पेच फंसा हुआ है। वहां पर भी पेच फंसा हुआ है कि जयंत चौधरी को उतनी सीटें मिलेंगी जितनी सीटों को प्रॉमिस किया गया है, या जयंत चौधरी वापस निकल जाएंगे। यह भी अपने आप में अभी एक गणित है। जयंत चौधरी को अभी आप पुख्ता मत मान करके चलिए, पक्का मान करके मत चलिए। और बिहार भी अभी पुख्ता और पक्का मान करके नहीं चला जा सकता। ये दोनों बड़ी चीजें, ये जो दो नेता लास्ट में आए हैं, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार कहीं नहीं जाने वाले हैं, वहीं रहेंगे वो। हालांकि एक जो उनके बारे में बातें कही जाती, लेकिन मुझे लगता है कि वो नहीं निकलेंगे क्योंकि उनको बड़े पद मिले हुए हैं। लेकिन यहां पर जयंत चौधरी और वहां पर नीतीश कुमार, ये कभी भी इधर से उधर हो सकते हैं। तो बहरहाल सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिरकार बीजेपी पीछे कैसे है, और बीजेपी अगर पीछे है तो इसके पीछे होमवर्क चल रहा है, या बेचैनी है, या फिर जो है वो बगावत का फूट का डर है। आप बताइए, आप इसको किस तरह से देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।